नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक कौर। सियासत में अमूमन दो पक्ष होते हैं, एक सत्ता पक्ष तो दूसरा विपक्ष, या यूं कहें कि कोई भी मुकाबला दो लोगों, दो विचारधाराओं, दो टीमों के बीच होता है। लेकिन तब क्या हो जब इस मुकाबले में एक तीसरा मोर्चा खड़ा हो जाए। कुछ ऐसी ही स्थिति पिछले एक दशक से बिहार की सियासत में नजर आ रही है। बिहार के सियासी रण में जहां एक और एनडीए खड़ा है तो दूसरी ओर महागठबंधन। हालांकि सियासी रणनीतियों के बीच दोनों में से कभी कोई सत्ता पक्ष बन गया तो विरोधियों के दांव ने उसे रातों रात विपक्ष में भी खड़ा कर दिया। बात बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर करें तो वर्ष 2020 में हुए चुनावों में सूबे की सियासत में एक तीसरा मोर्चा भी खड़ा हो गया था, जिसने दलों के सियासी समीकरणों को हिलाने की कोशिश की। आज की अपनी रिपोर्ट में हम बात करेंगे बिहार में इस तीसरे मोर्चे की ताकत की, उसके नेताओं, उसके प्रदर्शन की। साथ ही ये भी जानेंगे कि उन्होंने किसके वोट काटे, एनडीए के या महागठबंधन के। असल में इस तीसरे मोर्चे की बात ऐसे समय में और अहम हो जाती है जब हाल में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार चुनावों में महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा लालू यादव को पत्र लिखकर जताई। हालांकि ओवैसी की पार्टी की ओर से जारी चिट्ठी पर लालू यादव ने अभी तक तो कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने अप्रत्यक्ष शब्दों से और अपनी बोली से ओवैसी को मना कर दिया है। ऐसे में कहा जाने लगा है कि तेजस्वी की ना ने एक बार फिर से बिहार में तीसरे मोर्चे को जन्म दे दिया है, क्योंकि ओवैसी एनडीए के साथ जाएंगे नहीं और महागठबंधन उन्हें अपने साथ लेने को तैयार नहीं है। कमोबेश स्थिति एक बार फिर से 2020 के विधानसभा चुनाव जैसी हो गई है। उस दौरान भी स्थिति कुछ ऐसी ही बनी थी, जिसके चलते बिहार में अस्तित्व में आया तीसरा मोर्चा यानी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें शामिल हुए थे एनडीए और महागठबंधन से नाराज दल, मसलन एआईएमआईएम, आरएलएसपी यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जन अधिकार पार्टी से पप्पू यादव, मायावती की बीएसपी और समाजवादी जनता दल। हालांकि सब ने मिलकर तीसरे मोर्चे के तौर पर दोनों महागठबंधनों के वोटों में सेंध लगाने की रणनीति तो बनाई, लेकिन कोई खास बड़ा नुकसान नहीं कर पाए। किसी ने कुछ हासिल किया तो वो थे ओवैसी, जिसने सीमांचल में 5 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया। तीसरे मोर्चे की एंट्री ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया तो महागठबंधन को। एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटें कांग्रेस और राजद से छीनी। आरएलएसपी और बीएसपी ने भी विपक्षी वोटों में सेंधमारी की, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर सके। एनडीए को भी हल्का असर पड़ा, लेकिन मुख्य झटका महागठबंधन को लगा, जो 110 सीटों पर रुक गया। बहरहाल अब बात करते हैं पिछली बार नुकसान खाने के बाद भी इस बार क्यों महागठबंधन ओवैसी को अपने साथ नहीं रखना चाहता। तो इसके पीछे के कारण भी सियासी दांवपेच से जुड़े हैं। असल में इसकी वजह है वक्फ कानून, जिसे लेकर मुस्लिमों में गहरा असंतोष है। अब सत्ता की इस लड़ाई में तेजस्वी यादव मुस्लिम वोटरों के वक्फ कानून को लेकर उभरे असंतोष को अकेले भुनाना चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर उन्हें यह लाभ को बांटने की नौबत आई तो वह सिर्फ कांग्रेस के साथ बांटेंगे, लेकिन ओवैसी जैसी पार्टी के साथ नहीं। मतलब साफ है कि तेजस्वी अपनी पार्टी के मूल फैक्टर यानी एमवाई फैक्टर, अगर उसे सरल शब्दों में कहें तो मुस्लिम यादव फैक्टर का वोट बांटने को तैयार नहीं है। ओवैसी तेजस्वी के साथ रहते तो वो खुद को मुस्लिमों के रहनुमा के तौर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश करते और स्वाभाविक तौर पर मिले मुस्लिम वोट के लिए भी क्रेडिट ओवैसी को दिया जाता। तेजस्वी यादव ऐसा नहीं चाहते। लालू यादव का ये एमवाई फार्मूला पिछले कुछ सालों में कमजोर भले हुआ है, लेकिन ये अब भी पूरी तरह खारिज नहीं है। ऐसे में वक्फ कानून ने जो हवा बनाई है उसे तेजस्वी यादव अपने लिए आंधी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, और तभी तो वो कह रहे हैं कि वो इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव को भी इस बात का बखूबी एहसास है कि अगर वो ओवैसी के साथ नजर आते हैं तो फिर सीमांचल में उनकी जमीन और भी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि ओवैसी को सीट चाहिए सीमांचल में ही, जहां पिछले चुनाव में उनको जीत मिली थी। ऐसे में ओवैसी से अलग होकर अगर तेजस्वी वक्फ के गुस्से को भुना लेते हैं तो फिर उनके लिए कम से कम सीमांचल में विन विन सिचुएशन हो जाएगी। अब बात ओवैसी की करें तो सवाल उठता है कि वह क्या करेंगे। शायद
जवाब भी वर्ष 2020 जैसा ही होगा। ओवैसी तीसरा मोर्चा खड़ा करेंगे। हालांकि इस बार छात्र उपेंद्र कुशवाहा तो नहीं होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में वह कुछ छोटे बड़े दलों को साथ जोड़कर तीसरा मोर्चा खड़ा कर देंगे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रमोद मुकेश। प्रमोद जी, ये तेजस्वी यादव ने तो एक तरह से ओवैसी को महागठबंधन में शामिल करने से मना कर दिया है। क्या फिर से पिछली बार की तरह तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट आप पटना में सुनाई दे रही है? नमस्कार दीपक जी। ये सच है कि कल ओवैसी की पार्टी के जो यहाँ राष्ट्रीय राज्य इकाई के मुखिया हैं, उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने की ओवैसी की इच्छा को प्रकट किया था, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली राजद की ओर से ना है। साथ में ये सलाह भी दी गई कि आप अगर महागठबंधन की जीत चाहते हैं और सेकुलर वोटों को नहीं बंटना देना चाहते हैं, तो आप ऐसा करें, बिहार में आप खड़े नहीं हो। तो ऐसी परिस्थिति में अगर पिछली बार 2020 में थर्ड फ्रंट की ताकत के रूप में ओवैसी उभरे थे, तो अगर महागठबंधन में वो शामिल नहीं हो पाएंगे तो निश्चित रूप से थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट होगी और वैसे दल जो कहीं भी नहीं महागठबंधन और एनडीए में नहीं अपनी जगह पाएंगे, तो निश्चित रूप से एक फ्रंट तैयार होगा। जी जी। तो सर, सवाल उठता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल में एआईएम की जीत वाली 5 सीटें, जिसमें किशनगंज, अमौर, जोकीहाट, बायसी, बहादुरगंज रहे थे। 2020 में इनमें से 4 सीटों पर जीते उनके उम्मीदवार ओवैसी के बाद में राजद में शामिल हो गए थे। तो क्या सीमांचल के इस इलाके में अभी भी ओवैसी की धमक बाकी है, या यहाँ भी लालू का एमवाई फैक्टर काम करेगा? नहीं, एमआई फैक्टर तो पूरे बिहार में काम करता है, महागठबंधन का और राजद का, लेकिन ओवैसी जी का जो प्रेजेंस है वो सीमांचल में बहुत ही दमदार तरीके से 2020 के इलेक्शन में आया था। 5 जी सीट 20 जगह ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ी थी, जिसमें 5 सफलता मिली और 4 वो राजद में चले गए। तो वो दर्द तो ओवैसी जी के जी पास था ही कि हमारी जीती हुई सीट भी राजद में और लालू प्रसाद जी ने अपने मिला लिया, और जिसको लेके वो बराबर ये कमेंट भी करते थे, लेकिन फिर भी जी वो इस दर्द को भूल के महागठबंधन में चाहते थे कि महागठबंधन में वो शामिल हो। लेकिन वो प्रभाव सीमांचल के इलाके में और कहीं आप नेपाल से सटा हुआ जो ये पूर्वी और पश्चिमी चंपारण है, वहां भी ओवैसी जी की धमक है। तो जी सीमांचल में जी तो उन्हें दमदार उपस्थिति दर्ज की, रिजल्ट भी दिया, क्योंकि 2020 के महागठबंधन के इलेक्शन में विधानसभा के इलेक्शन में थर्ड फ्रंट में सिर्फ ओवैसी और एक बसपा, इसी को जी सफलता मिली थी। 5 सीट जी ओवैसी की पार्टी जीती थी और एक बसपा को मिली थी, तो इसलिए वो फोर्स तो जी। है ही। ओवैसी सीमांचल में एक फोर्स के रूप में रहेंगे। तो सवाल ये आता है कि जब तीसरा मोर्चा बनेगा तो उसमें ओवैसी की पार्टी बसपा के साथ और कुछ और छोटे दलों के साथ एकजुट होंगी। तो क्या आने वाले समय में या मौजूदा समय में मुस्लिमों की वक्फ बोर्ड से नाराज़गी, वक्फ बोर्ड को लेकर जो नाराज़गी चल रही है, वो मुस्लिम दलित समीकरण को और मजबूत करेगा? देखिए, ये जो वक्फ बोर्ड की को लेके जो मुस्लिम समाज में नाराजगी है, इसका लाभ उठाने के जी लिए महागठबंधन के जो प्रमुख दल हैं, राजद और जी कांग्रेस, उसको वो पूरी तैयारी कर रही थी। तो वैसे ही तो मुखर है जी ही बस वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वक्फ बोर्ड के कानून के खिलाफ, लेकिन जी ये उपस्थिति बिहार में क्योंकि गांधी मैदान में एक सप्ताह पहले ही एक बड़ा जी बिल के विरोध में, कानून के विरोध में एक रैली हुई, तो उसमें जी राजद, कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनकी दमदार उपस्थिति जी रही, और निश्चित रूप से वक्फ को लेके वैसे जिस ढंग से मुखर हैं, वो चाहेंगे कि उनको ये लाभ मिले और मुस्लिम समाज उनके साथ रहे। जी। और दलित वाला जो जो बसपा का अपना कैडर है वो?
देखिए बसपा माने अगर रियल सेंस में कहे तो बिहार में थर्ड फ्रंट कागज पे है, उसमें छह छह जी पार्टियां 2020 में थी, लेकिन जी वास्तविकता में जब इलेक्शन में रिजल्ट निकलता है तो इनकी उपस्थिति और दमदार प्रदर्शन होता नहीं है। अगर बसपा जी भी है तो बसपा में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी, बिहार का जो पश्चिमी जो जिला है, जिसमें कैमूर है, रोहतास है और इधर गोपालगंज और सिवान है, उसमें बसपा जी का प्रभाव माना जाता है, जो यूपी से सटा हुआ बिहार का जो पश्चिमी जी क्षेत्र है। लेकिन जी और जगह बसपा की उपस्थिति नहीं है। बसपा दलितों की राजनीति करती है और बिहार में दलितों की राजनीति करने वाले लोजपा और हम पार्टी पहले से ही है, और इवन कांग्रेस भी और राजद भी का दलित वोट में उनका स्थान है। इसलिए कागज पे तो बहुत थर्ड फ्रंट आपको दिखेगा कि एक थर्ड फ्रंट है, लेकिन जी लड़ाई सिर्फ महागठबंधन और एनडीए की ही हो जाती है। थर्ड फ्रंट नहीं कागज पे बहुत सर, मजबूत दिखता है। यहाँ थर्ड फ्रंट का जो सवाल उठ रहा है वो इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि पिछली बार कई सीटें ऐसी देखी गई थी। भले ही उपेंद्र कुशवाहा जो पिछली बार थे उनका कुछ 2.5% उनको टोटल वोट मिला था। सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि ये जो थर्ड फ्रंट बन रहा है, ये थर्ड फ्रंट आखिर नुकसान किसको पहुंचाएगा? पिछली बार साफ साफ महागठबंधन को नुकसान दिखा था, तो क्या तेजस्वी ने जो इनको मना कर दिया है ओवैसी को, उससे एक बार फिर नुकसान तो होगा? हालांकि वो तुष्टीकरण की राजनीति में मुस्लिम वोटों के चक्कर में उन्होंने इनको मना किया है, पर क्या ऐसी संभावनाएं, ऐसी कोई आशंका नजर आप देख रहे हैं कि महागठबंधन को इस बार फिर नुकसान होने जा रहा है? देखिए निश्चित रूप से ये अगर ओवैसी इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, थर्ड फ्रंट के रूप में लड़ेंगे, तो ये जो वोट बैंक महागठबंधन के वोट बैंक में बिखराव होगा, उसका फायदा एनडीए को होगा। लेकिन जो जी मेरा कहना है कि थर्ड फ्रंट में पिछली बार अगर उपेंद्र जी कुशवाहा एक बड़े फोर्स के रूप में, यानी 100+ सीटों पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन इस बार जी जी अगर थर्ड फ्रंट की अगुवाई कौन करेगा? अगर उसकी अगुवाई करने वाला तो सिर्फ और सिर्फ ओवैसी की ही पार्टी लग रही है, क्योंकि पिछली बार के जी 2020 के जो थर्ड फ्रंट के पार्टनर थे वो सब कमोबेश कोई एनडीए में तो कोई महागठबंधन में सेट हो गया है। पिछली बार जी अगर बसपा का जो विधायक जीता था जमा खां, जो कैमूर से हैं, वो अभी जदयू में शामिल हो गए और जदयू में अभी मंत्री हैं। उपेंद्र जी कुशवाहा अब एनडीए के साथी हैं और पूरी दमदार उनकी उपस्थिति हो रही है कि हम किसी ढंग से एनडीए में ज्यादा से ज्यादा हमको सीट मिले और हम इलेक्शन लड़े। तो थर्ड फ्रंट में उस हिसाब से कोई फॉर्मिडेबल और चैलेंजिंग लीडरशिप नहीं है। छोटे छोटे दलों का समूह जरूर हो जाएगा, लेकिन उसमें सबसे मजबूत अगर कोई अगर पार्टी है तो उसमें अभी अभी फिलहाल ओवैसी और बसपा है, लेकिन बसपा की भी बिहार में नॉमिनल प्रेजेंस है, बसपा कोई फोर्स नहीं है। जी नहीं, पर सवाल अभी भी यथावत वहीं खड़ा हुआ है कि क्या ये थर्ड फ्रंट जो बन रहा है ये महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने जा रहा है? हाँ निश्चित रूप से अगर थर्ड फ्रंट में अगर ओवैसी जितना प्रभावशाली सीमांचल और नेपाल की तराई वाला जो मैंने कहा जो चंपारण का इलाका है, तो वो वोट बैंक में राजद के ही वोट बैंक जो महागठबंधन का वोट बैंक है उस पे असर जी पड़ेगा, क्योंकि सीमांचल के जी इलाके जी में कांग्रेस का भी अच्छा खासा प्रभाव है। जो कटिहार में तो सांसद ही हैं और सीमांचल में पहले भी सांसद हुआ करते थे। लेकिन थर्ड फ्रंट से इतर बिहार की राजनीति का जो दिलचस्प पहलू है जिसकी हम आप चर्चा नहीं करते हैं, फोर्थ फ्रंट भी एक तरह से जी जनसुराज है, और फिफ्थ फ्रंट कहिए हम्म तो आप जो 243 सीटों पे चुनाव लड़ने की घोषणा। हाँ, अगर जनसुराज थर्ड फ्रंट का पार्टनर बन जाए या जनसुराज ऐसा कोई मुहिम बने कि जनसुराज हो या आप हो और ओवैसी हो या अन्य छोटी जातियां पार्टियां शामिल हो जाए, तो थर्ड फ्रंट एक फॉर्मेडेबल कॉम्बिनेशन बन सकता है। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में अगर ओवैसी थर्ड फ्रंट की अगुवाई करेंगे, माने उनके नेतृत्व में रहेगी पार्टियां अन्य पार्टियां,
तो महागठबंधन को जरूर वो नुकसान पहुंचाएगा। और एनडीए तो चाहे कि ओवैसी इंडिपेंडेंट मैक्सिमम जगह से लड़े जहां से मुस्लिम वोट, क्योंकि ओवैसी का चेहरा तो हार्ड लाइनर मुस्लिम नेताओं की है, जो हर मुद्दे पे प्रखर रूप से अपनी बात को रखते हैं, और मुस्लिम उनकी सभाओं में काफी भीड़ जी जी। तो बात यही आई कि चाहे वो कुशवा समाज हो, यादव हो, दलित हो या मुस्लिम वोटर हो, तीसरे मोर्चे की जो घुसपैठ है इन्हीं तक है। पर बात हम युवाओं की करेंगे। क्या युवा इस थर्ड फ्रंट को ऑप्ट करेगा, क्या पारंपरिक वही जो राजनीतिक दल हैं उन्हीं की तरफ उसका भी रुख है? युवाओं का ऐसा कोई, मैंने कहा ना कि थर्ड फ्रंट में कोई फॉर्मेडेबल नेता जो प्रखर हो, या तो उसके इर्द गिर्द अन्य पार्टियां हो, तो वैसी कोई पार्टियां भी नहीं। अगर बसपा थर्ड जी फ्रंट में पार्टियों में अगर चर्चा आप करें ना, पिछले बार मैंने कहा ना कि उपेंद्र रालोसपा थी, बसपा थी, सुहेल देव जो समाज पार्टी है वो थी, या अन्य छोटी पार्टियां जिनका जातीय आधार हो सकता है। युवाओं एज सच तो कुछ नहीं है झुकाव के थर्ड फ्रंट होगा। थर्ड फ्रंट कौन जाएगा? अगर लड़ाई सीधे सीधे होगी तो, और बिहार में लड़ाई इस बार निश्चित रूप से एकदम सीधी होगी और बड़ी टफ बैटल होगी। और अगर जी। तो महागठबंधन के वोटों का बिखराव होगा तो उसका फायदा जी एनडीए को होगा। जी। तो ये बात है कि तीसरा मोर्चा जो भी बनेगा उसमें या तो नीतीश विरोध होगा या तेजस्वी विरोध होगा, तो इनके वोट जो बटेंगे वो संभवतः इनको मिलेंगे। बाकी इस बार तीसरा मोर्चा कागजों तक ही सीमित रहने वाला है। हाँ, अभी 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 फिलहाल जो स्थिति है वर्तमान में, क्योंकि तीसरे मोर्चे के फोर्थ कौन होते थे? पिछली बार के इलेक्शन को दीजिए तो तीसरे मोर्चे में शामिल नहीं रह के भी जन अधिकार पार्टी जैसे पप्पू यादव की पार्टी है, उस समय जी चिराग पासवान भी अगर एनडीए के साथ भी और एनडीए के खिलाफ भी उस स्थिति में थे। 6 दलों का गठबंधन जो ग्रैंड अलायंस करके उपेंद्र कुशवाहा, ओवैसी और बसपा ने बनाया था, लेकिन उस ढंग का जी शेप इस बार ले नहीं रहा, क्योंकि ये थर्ड फ्रंट के वोटों का बिखराव नहीं हो, इसी की कोशिश में ओवैसी थे कि महागठबंधन के साथ हो। लेकिन लॉन्ग टर्म की राजनीति में, क्योंकि मुस्लिम की राजनीति राजद भी और एमवाई समीकरण के तहत करती है, इसलिए उसको दिक्कत आगे होगी। इसलिए वो अपने वोट बैंक को और अपने बेस को नहीं चाहती है कि हम ओवैसी में बांटे, क्योंकि ओवैसी सिर्फ वो 20 सीट जब 2020 में लड़े थे, अगर 20 सीट का भी डिमांड करें तो वो तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और एक वो अपना दे देंगे। इसलिए, और आज 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 की खबर है कि ओवैसी की पार्टी में ऐसे नहीं कि सिर्फ मुस्लिम भी है, वो बेस वो अपना अलग भी बढ़ा रहे हैं। एक नेता, कोई सचिव हैं, उन्होंने कहा वो कि पिछली बार की तरह महागठबंधन को और राजद को इस बार भी पछताना पड़ेगा। हमें तो ऑफर दिया था कि आप सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं चाहते हैं और महागठबंधन में, लेकिन अगर आपने मना किया है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी। ये ओवैसी को हमेशा से भाजपा की बी पार्टी कहा जाता रहा। अब क्या तीसरा मोर्चा, मतलब ये सवाल जो है ये कुछ सियासी वहीं के लोगों का है, राजनीतिक लोगों का जो महागठबंधन के साथ के हैं, उनका कहना है कि क्या तीसरा मोर्चा बीजेपी के लिए सेट किया गया ट्रैप है? अब हो सकता है कि अगर, क्योंकि अगर फायदा अगर महागठबंधन के वोटों का, अगर मुस्लिम जो अभी जो बिहार क्या देश में भी जिस ढंग से राजनीति चल रही है, और विरोध का, मोदी के पक्ष का, मोदी के विरोध का, तो उस लहजे से अगर ओवैसी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के रूप में खड़ा होंगे और वो अगर एक अच्छा चंक वोट अपने पास लाएंगे, तो सही है कि वो जिसपे अपना अधिकार राजद का है कि नहीं नहीं मेरा ही वोट है एनवाई समीकरण के तहत, तो निश्चित रूप से वो अब कहा जा सकता है कि एनडीए का, बीजेपी का जो आरोप उस पे लगता है ओवैसी पे, वो अगर बिहार में इंडिपेंडेंट होकर ओवैसी खड़ा हुए तो या था बन गया, और अगर उसने
साइजेबल वोट परसेंटेज मुस्लिम का अपने पक्ष में लिया, तो उसका फायदा तो एनडीए को जरूर होगा। ये अवसरवादी राजनीति बार बार नजर आती है। पिछली बार अभी ओवैसी की जो बिहार प्रभारी हैं, जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने पिछली बार भी महागठबंधन में शामिल होने के लिए एक गुहार लगाई थी, पर हम लोगों को बाहर रखा गया। इस बार उन्होंने फिर लगाई और वो बाहर हो गया है। तो क्या चुनाव से पहले या बाद ये मोर्चा फिर से बिखर जाएगा, या इस बार ये खड़ा रहेगा, मजबूत रहेगा? क्योंकि इनको तो थर्ड फ्रंट कोई सुन ही नहीं रहा है इन लोगों को। थर्ड फ्रंट की ताकत तभी हो सकती है जब वो चुनावी उनको सफलता मिले। हर बार सफलता 2, 4, 5 सीट पे या पे मिलती है। ये अभी तक का इतिहास यही है कि बसपा भी अगर जो सीमावर्ती, मैंने जो कहा कि जिलों में अगर उनको जो भी सफलता मिलती है, लेकिन महीना 2 महीना और 4 महीना के अंदर वो पार्टी बदल के वो पूरी की पूरी पार्टी जदयू में जो भी शासित माने जो भी सत्ता में पार्टियां रहती है, और अभी एनडीए की सरकार है, तो जमा खां का मैंने उदाहरण बताया ना। एक इंडिपेंडेंट आप जज ये लोजपा से भी उस समय चिराग की पार्टी से जीते थे, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी जदयू में शामिल हो गए। सबसे बड़ा उदाहरण तो ओवैसी के साथ हुआ। ओवैसी ने 5 सीट में सफलता मिली और उनके 4 एमएलए वो अगर राजद में शामिल हो जाए, तो थर्ड फ्रंट की मजबूती तब है जब उनका साइजेबल संख्या हो। अगर वो 25-20 सीट अगर थर्ड फ्रंट है, तो वो तो किंग मेकर हो जाएंगे कि भाई मैं, और उस स्थिति में जब किसी को सत्ता न मिले, माने बहुमत न मिले, तो वो स्थिति। लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति दिख रही है, वो कागजों पे समीकरण बन रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा चेहरा या बड़ी पार्टी उसकी अगुवाई नहीं कर रहा। मैंने उस हिसाब से तो आप खुद 243 पे, जनसुराज 243 पे एक फोर्स बन के, मैंने को भी देखना है। मैंने राजनीतिक सफलता कितनी मिलती है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हर फ्रंट कागज पे तो तैयार हो रहा। तो क्या थर्ड फ्रंट में कोई एक बड़ा नाम जुड़ने और जा रहा है क्या? क्योंकि मुझे अभी आपने बताया कि तेजस्वी ने ओवैसी को मना किया, लेकिन मुकेश सहनी भी जुड़ रहे हैं, और उधर पशुपति पारस ने भी अपना पूरा समर्थन और जुड़ने की बात कही है। तो क्या पशुपति पारस का अनुरोध स्वीकार हो गया है, या जिस तरह से वो कह रहे थे कि मैं महागठबंधन में ही रहूंगा? नहीं नहीं, वो तो तय है अभी तक के जो हालात हैं कि पशुपति पारस महागठबंधन के ही पार्टनर बने। नहीं, पर और उनको हाँ, लेके अभी मुकेश सहनी के बारे उनको में लेके जो जो बताते हैं जो सूत्र लोग, कि वो दोनों तरफ अपनी चहलकदमी रखे हैं। मैंने उन्होंने ओपनली जब कहा कि 60 सीट और डिप्टी सीएम और जी, मछुआरा को आरक्षण दो, आरक्षण। तो जी, वो बदल सकते हैं, लेकिन वो और अगर थर्ड दोनों फ्रंट में नहीं नहीं जाएंगे। अगर दोनों ने उनकी मांग स्वीकार नहीं करी, तो क्या क्या मुकेश सहनी भी थर्ड फ्रंट का हिस्सा बनने जाएंगे? हाँ, तब तब उनके पास उपाय क्या रहेगा? अगर हम एनडीए में मेरे पास लिए जगह नहीं है और महागठबंधन में भी जगह नहीं है, तब हो सकता है ऐसी परिस्थितियां अगर कुछ और हो जाए कल हो के, आप ये कयास लगा सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ कुछ वैसा हो जाए, मुकेश सहनी के साथ हो जाए, तब जी, तो ये लोग फिर निकल के एक थर्ड फ्रंट की कवायद हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो अभी फिलवक्त जो स्थितियां हैं, उसमें सभी जो है मुकेश सहनी हो, वो मैक्सिमम सीट की बार्गेन हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी सीट की संख्या बढ़े उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, और ओवैसी की कोशिश तो थी कि महागठबंधन में मुझे जगह मिले और मुझे सीट मिले। तो ये सारी कबायद प्रेशर टैक्टिस है कि जहां भी रहे हमको थोड़ी मजबूती से मिले, मुझे नंबर ऑफ सीट ज्यादा मिले जहां पे अपने मैं उम्मीदवार को खड़ा कर सकूं। तो हालिया घटनाक्रम या पूरी जो परिस्थितियां हैं, वो ये तो दर्शा रही हैं। भले ही वो चिराग पासवान हो, उन्होंने भी 243 सीटों पर लड़ने की बात तो छेड़ी थी। दूसरी पार्टी की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा, वो भी सीटें ज्यादा ही चाहते हैं। पशुपति पारस हो गए, वो भी सीटें ज्यादा चाहते हैं। ओवैसी इधर खड़े हैं।
तो क्या सारा समीकरण अगर जदयू और भाजपा को एक तरफ डाला जाए और दूसरी तरफ केवल राजद और कांग्रेस को रखा जाए, तो बाकी जितनी भी पार्टियां हैं अगर सीट बंटवारे को लेकर वो उनकी आम सहमति नहीं बनती है, तो क्या ये भी कोई आशंका जताई जा रही है कि इस बार थर्ड फ्रंट जो बने वो बिल्कुल प्रबल बन जाए, ये सारे लोग एक साथ जुट जाएं? क्या इन सबके एक साथ जुटने की भी कोई आशंका है? नहीं नहीं, ऐसी कोई संभावना अभी फिलहाल नहीं है। जैसे आज 5 जुलाई है, चिराग हाजीपुर में एक आज रामविलास जी की जयंती भी है। वो कहते हैं कि हम 243 सीट पे तैयारी करेंगे, लेकिन वो धीरे से बोलते हैं कि नीतीश ही हमारे नेता हैं और वही सीएम बनेंगे। तो वो अपनी बात, हम बिहार के लिए लड़ेंगे, बिहार में लड़ेंगे, सारी कवायद है वो मैक्सिमम सीट जहां भी है उसमें, क्योंकि 2020 में उनका बड़ा अनुभव, आप सोचिए 137 सीट पे लड़ने वाला और एक सीट जीते, और साथ में एनडीए के साथ रहे तो 5 सीट पे लड़ा और पांचों में सांसद बने, केंद्र में मंत्री हैं। तो सारी कवायद वो है अपने प्रेजेंस को और फिल कराने के लिए कि मजबूती से थर्ड फ्रंट जब एकदम सभी लोग, जैसे मुकेश सहनी भी निकल जाएं, चिराग भी निकल जाएं, और ये उपेंद्र कुशवाहा भी अगर हो जाए, ओवैसी भी हो जाए, ऐसी कोई मैंने संभावना, लेकिन ऐसी कोई संभावना तो अभी फिलहाल दिखती नहीं, क्योंकि एनडीए भी नहीं चाहता है कि अब उसका घड़ा टूटे। वो अभी, क्योंकि केंद्र की सरकार भी तो चिराग के 5 सीट, हम मांझी जी की एक सीट, और वो सहयोग और इक्वेशन फेवरेबल ऐसा नहीं है। इसलिए एनडीए का जो घटक है भाजपा क्यों चाहेगा कि अपना हम साथी को छोड़े? हो सकता है 2-4 सीट की कुर्बानी भी दे दे, एडजस्टमेंट कर ले, लेकिन नहीं चाहेगा कि ये कुनबा बिखरे। और 2020 में जिस ढंग से महागठबंधन इलेक्शन लड़के 110 सीटों पे उसको सफलता मिली थी, और 2024 में भी मजबूती से महागठबंधन लड़ा था, मैंने उसकी एमएलए जो शाहबाद इलाके में, वो नहीं चाहेगा कि ये गठबंधन, क्योंकि महागठबंधन के भी बड़े स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, कांग्रेस, राजद और जो ये वाम दलों का जो गठजोड़ है ना, वो भी एक तरह से फिक्स्ड वोट बैंक का ही है। तो ये तो तीनों एक साथ रहेंगे। अगर चाहते हैं कि अन्य लोग उनसे जुड़ जाए, जैसे पारस थोड़ा ऐड करेंगे, पशुपति पारस का बहुत बड़ा प्रेजेंस नहीं है, लेकिन अगर महागठबंधन में जुड़ेंगे तो एक सिंबॉलिक प्रेजेंस होगा कि उनके साथ कई लोग हैं जो पूर्व सांसद हैं, तो उनका अपने क्षेत्र में कुछ प्रभाव होगा, तो विधानसभा में उस प्रभाव का लाभ मिल सकता है। नहीं, ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि राजनीति में महत्वाकांक्षा बहुत प्रबल हमेशा से मानी गई है, और जो राजनेता होता है उसकी महत्वाकांक्षा उसे क्या करवा ले जाए, ये उन्हें भी कई बार नहीं पता होता है। तो चलिए प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए। ऐसी ही आगे एक बार फिर आपसे मुद्दे पर जुड़े रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।